वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग सर, सॉरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून, सॉरी लेट हो गया था थोड़ा। असल वो बाइक पर थे, इस वजह से ड्राइव कर रहे थे गाड़ी। ओके सर, कोई बात नहीं। चलो, तो अब सब लोग जुड़ जाइए। जब तक अभी तक तो सिर्फ अभी आप ही जुड़ी हैं, थोड़ा देर वेट कर ले रहे हैं। चलो जूली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। चलिए, कल वाली वीडियो देखा था? कल नहीं, परसों जो हुआ था वो वीडियो भेज दिए थे ना दोबारा। यस सर। और भी तुम लोग के इसमें जो फ्रेंड सर्किल में जो लोग हैं जिनका दूसरा कोर्स भी है, उसकी वीडियोस है मेरे इसमें। कुछ होगा तो किसी तरह का किसी और क्वेश्चन का भी तो बोलना, तुम लोग भेज देंगे। नहीं तो सारे को तो अब एक साथ भेजना पॉसिबल नहीं है, सब निकालना पड़ेगा। जो किसी को किसी एक टॉपिक से रिलेटेड चाहिए देन उसके बारे में है, भेज दे देंगे, ठीक है। अभी तो खैर आज तो इधर में जुड़ जाइए सब लोग। योग का संबंध जो है, योग का संबंध संस्कृत के शब्द से है और संस्कृत वेदों से आई हुई ये है। तो उस वक्त में हिंदू धर्म, हिंदू मैथोलॉजी के अंदर जाते हैं तो वहाँ से संस्कार, संस्कृति, इस तरह के शब्दावली का प्रयोग और योग का आपस में एक समझो समावेशीकरण मिलता है कि जिसके अंदर ये माना जाता था कि अगर आप पूरी तरीके से आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, है ना। और आध्यात्म का मतलब अपने आप में दो शब्दों पे जाके ये रुकता है कि मतलब धर्म हो तो और उसकी प्रैक्टिस हो, है ना। सिर्फ ये नहीं कि धर्म किताब से रह गया, उसको प्रैक्टिस में नहीं लाए, प्रैक्टिस में आना चाहिए, तो वो है। तो आज हम उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चलेंगे, है ना। और हम अभी तक में जो भी किया टॉपिक, कोशिश किया है कि जितना सिलेबस कह रहा है उससे ज़्यादा करके। देखो होता क्या है कि बीएड में बच्चा पढ़ लेता है और बीएड के बाद बच्चा नहीं पढ़ पाता है। वही चीज़ लेसन प्लान के साथ होती है कि जो तुम लोग आज लेसन प्लान बना लोगे स्कूल में, बाय प्रेशर बनाओ, डर से बनाओ, स्कूल टीचर के डर से बनाओ, कॉलेज के टीचर के डर से बनाओ, प्रेशर में बनाओ, वॉट एवर, आई डोंट नो अबाउट, बट फाइनली वही बनेगा। उसके बाद ज़िंदगी में तुम कभी लेसन प्लान नहीं बनाओगे। इट इज़ वेरी क्लियर, एकदम साफ साफ बोल रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि एक बार जब गवर्नमेंट जॉब हो जाती है तो इंसान अपना काम सिरे सिरे चला रहा है, जो वर्क किया अपने काम में उलझ गया। अभी क्या है, सीखने का टाइम है तो लोग बहुत कुछ करता है और अच्छा नंबर पाने के लिए करता है, नॉलेज के लिए करता है। कई एक बार इंटरव्यूज़ में बैठेगा, अब जैसे जिसका सीटेट निकल जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, केंद्रीय विद्यालय के लिए अप्लाई करेगा, तो सिर्फ सीटेट के बिना पे तो उसको जॉब होगी नहीं। चूँकि सीटेट अगर तुम्हारा क्वालिफाइड है देन यू मस्ट हैव टू गो इनटू इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद ही तुम्हारा सिलेक्शन होएगा उधर। तो वहाँ के लिए लोगों को पढ़ना पड़ता है। बिहार बोर्ड के अंदर तो ये है कि अगर स्टेट है, बी टेट है वगैरह, तो यहाँ तो कोई इंटरव्यू का चक्कर नहीं है। आपका परसेंटेज जिधर ज़्यादा बन रहा है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि सीखने का टाइम अभी ही होता है, बाद में नहीं होता है। ये मेरा इन शॉर्ट कहने का पूरा थीम था। इसलिए हम डिटेल में जो भी कुछ किया है अपने सब्जेक्ट को हम अपने हिसाब से पूरा डिटेल्स कोशिश किया है करने का, जो शायद सिलेबस से थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड हो जा रहा है ना, लेकिन किया है। इसके बाद हम अभी चल रहे योग वाली बात जब किया था, जैसे कि तुम्हारे सिलेबस में ऑलरेडी हम बताए थे कि तुम्हारे सिलेबस का जो अवेयरनेस अबाउट फिजिकल फिटनेस है, यूनिट 3 का नाम है ना, अवेयरनेस यानी जागरूकता अबाउट फिजिकल फिटनेस, मतलब अपने शारीरिक जो बनावट है, उसकी जो स्थिति है, उसके बारे में हम कितने जागरूक हैं, हम अपने शरीर की बनावट को लेकर, उसकी चीज़ को लेकर कितने जागरूक हैं। ये सब टॉपिक भी क्या होता है, कई बार विवादित इशू भी इसके अंदर आ जाता है। जैसे मान लो कई बार
कुछ लोग ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सर्वाहारी हैं। सुना होगा ना। तो जो शाकाहारी हैं वो सिर्फ दूध अंडा ये सब से मतलब शाक सब्ज़ी भी खाने में विश्वास रखते हैं। और जो लोग मांसाहारी हैं वो मांस मीट मछली सब खाते हैं, अंडा वगैरह सब खाते हैं। और जो सर्वाहारी है वो दोनों चीज़ को खा लेता है। इसके पीछे कई बार लॉबी हुआ, बहुत तरह के जो स्कॉलर्स हैं उनकी अपनी राय हुई। कुछ स्कॉलर्स का ऐसा भी मानना है, कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि भाई हम कैसे मान लें कि हम नहीं खाएं कोई चीज़। मतलब उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया और उनका एग्ज़ाम्पल एकदम तार्किक मिलता है, तो उससे इनकार हम नहीं कर सकते। जिसका तर्क मिलेगा, जिसका आधार मिलेगा, तो उसको तो मानना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया कि आप देख सकते हैं गाय को, आप देख सकते हैं बकरी को, आप देख सकते हैं घोड़े को, इन सब का दांत फ्लैट होता है, चौड़ा चौड़ा दांत होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनको घास खाना है और उसको चिविंग करते हैं, चबाते हैं अच्छे से पीस के पूरा और जुगाली करके। तो उनके लिए तो ज़रूरी है कि वो घास ऐसे खाएगा, तो उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप शेर को देखते हैं, आप अगर चीता को देखते हैं, आप अगर दूसरे ऐसे अन्य जीव जैसे कुत्ते को भी देख लो, है ना, भेड़िया को देख लो, गीदड़ को देख लो, तो इन सब के पास जो दांत है वो चौड़ा वाला दांत है ही नहीं। इनका जो दांत है नोकीला होता है इस तरीके से, ताकि वो ऐसे पिंच करता है कहीं और ऐसे खींच के निकाल लेता है उस चीज़ को, ठीक है ना। तो इसीलिए इनके दांत की बनावट ऐसी है कि वो मांस ही को खा सकता है, तो वो लोग खा रहे हैं। इंसान के दांत को अगर देखें तो इंसान का दांत दो हिस्से में बटा हुआ है ना। कम से कम दो हिस्से नहीं, हिस्सा तो ज़्यादा हो जाएगा। दो तरह के दांत है बटा हुआ है। एक वो है जो नोकीला दांत है बीच से, बीच वाला पार्ट ऐसे जो कट करता है किसी को बाइटिंग करने के लिए, ऐसे चौड़ा होता है, पतला होता है ना। तो वो क्या करता है, कट करने का काम करता है, बाइटिंग करता है। और जब वो साइड वाले फेस में यहाँ आते हैं या फिर इधर आ जाते हैं, इस साइड, दोनों साइड जो फेस है इधर इधर, तो दोनों साइड हम देखते हैं कि जो दांत है वो फ्लैट है, चौड़ा है, एक चीज़। दूसरा चीज़ ये भी है, मतलब दांत की वजह से कि हम काट भी सकते हैं, है ना, और साथ साथ काटने के अलावा हम उसको चबा भी सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास ऊपर वाले ने ऑलरेडी बना के दिया। तो ऐसा क्यों दिया? अगर वो चाह रहा था कि सिर्फ हम एक तरह की चीज़ खाएं तो दोनों तरह का दांत क्यों दिया? नंबर एक। नंबर दो, उनका ये भी तर्क है कि अगर हम मान के चलते हैं गाय को देखें, बैल को देखें, घोड़े को देखें, है ना, तो इन सब के अंदर एक ही इंटेस्टाइन है, मतलब एक ही आंत है जिसको छोटी आंत बोलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ घास को चबाने पर उसको पैचअप कर पाएगी, ठीक है ना। तो वो चीज़ हम लोगों के साथ नहीं है। हमारे पास क्या है, दो तरह की आंत है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक बिग इंटेस्टाइन है। जो भी चीज़ ऐसी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पचेगी नहीं, तो वो क्या होती है, बिग इंटेस्टाइन, बड़े इंटेस्टाइन में जाके 100% उसको पचना ही है, चाहे जो हो जाए, मस्ट हैव टू। उसको चाहे तुम लोहा भी क्यों ना खा लो, या तो वो अनपचे पदार्थों के साथ जा करके बाहर आ जाएगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा, है ना, यूरिन की शक्ल में आएगा, टूल की शक्ल में आएगा, बाहर आएगा। अनलेस अगर बाहर नहीं आया देन उसको पचना ही पचना है। तो आखिर ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम ऑफ ये आप क्या कहते हैं उसको, पचाने का जो सिस्टम है हमारे अंदर, ठीक है, वो कैसे ऐसे इस तरह का बनाया ताकि हम दोनों को। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ ऐसी आ जाती है जब हम मोर डिस्कशन में जाते हैं, है ना। तो इसीलिए हम जब बहुत ज़्यादा मोर डिस्कशन में किसी एक जगह पे नहीं जाते हैं। वजह क्या होता है कि आप भले साइकोलॉजिकली डिस्कस करो, आप साइंटिफिकली डिस्कस करो। अभी जैसे हम कोई बात बोले हैं, इसमें मुस्लिम धर्म का क्या था, हिंदू धर्म का क्या था, क्रिश्चियनिटी धर्म का क्या था, या सिख धर्म का क्या था, जैन धर्म का क्या था, बुद्धिस्ट धर्म का क्या था। किसी धर्म से कोई बात हम बोले? अभी नहीं बोले। हम सिंपल ये बोले कि बाकी जानवरों की जो दांतों की बनावट है, उनके पेट के अंदर आंत की बनावट है, हमारे अंदर जो बनावट है वो डिफर है। लेकिन क्या होता है कि एक खास प्रकार का जो वर्ग होता है वो अपने अनुसार चीज़ों को ले लेता है और तुमको अपने हिसाब से एक अपने टारगेट पर रख करके क्या विरोधी बात बोला जा रहा है, विरोधाभास वाली बातों को वो उठाता है। इसीलिए क्या होता है कि अगर कोई नॉर्मल सा टॉपिक होता है तो उसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं की जाती है। योग के साथ भी ऐसा हुआ है, योग के साथ भी इस तरह की बात हुई है। योग के साथ अगर ऐसी बात हुई तो कब हुई है? योग के साथ इसलिए कह रहे हैं कि योग को कई एक लोग मामूली एक्सरसाइज से जोड़ डालते हैं कभी कभी, जो कि संभव नहीं है। हमने कहा था गलत है, याद होगा। कई दूसरे प्रकार के लोग ऐसे होंगे जो योग को आस्था से जाके जोड़ाएंगे और वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक, जैसे मान के चलो कुछ ऐसा योगा है जिसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो हिंदू धर्म का इनिशिएटिव माना जाता है, जैसे ओम करके इस तरह
है ना? होगा इस तरह का, याद है ना? पता है तुम लोग को, होगा पता। हाँ सर। तो अब जैसे वो ओम से अगर जुड़ा हुआ है तो उसको ओमकार से जोड़ दिया गया या शिव जी से जोड़ दिया गया, तो जिसने जोड़ दिया गलती उसकी है। वहाँ पर एक लय बनाने की बात की गई। ठीक है, आप वहाँ बोलते हैं, अब जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, वी द मुस्लिम जस्ट प्रे एवरी डे 5 टाइम्स, एंड अब भले पढ़ो ना पढ़ो अलग सी बात है, लेकिन हमारे इसमें यह है पढ़ना है। तो अगर नमाज को देखते हैं तो एवरी थीमेटिक व्यूज ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर देयर, अगर हम बात करते हैं कि कब जैसे खड़ा होना है, फिर झुकना है, फिर सिजदे में जाना है, तो जो डिफरेंट स्टेजेस है, फिर बैठना है, फिर उठना है ना? तो कई एक बार क्या होता है पूरे फिट का, कई बार क्या कमर का, कई बार पूरे सर नीचे झुक रहा है उसका, आँख नीचे लेटना चोरी, तो कई तरह से एक्सरसाइज हो जाता है। बट नमाज को हम नमाज कहेंगे, नमाज इज़ नॉट द एक्सरसाइज। बट अगर कोई ये पूछेगा कि क्या नमाज अगर पढ़ते हैं तो किसी पार्ट्स का, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका एक्सरसाइज भी होता है, देन डेफिनेटली होता है। ठीक है ना? डेफिनेटली होता है, नो इश्यू। लेकिन होता है ऐसे क्या मतलब उसको हम सिर्फ एक्सरसाइज बोल देंगे, इट्स नॉट सो। तो अगर इसी तरीके से ओमकार शब्द वहाँ पे अगर आता है, अगर कोई मुस्लिम या कोई अदर धर्म जो हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है, अगर वो उसको उस धर्म से जोड़ करके और एक अपने हिसाब से क्या कि भाई फलाना उस धर्म का मानने वाला है, देन वो इस बात को ऐसे कर रहा है, तो वो गलत कर रहा है। वो आपका सिर्फ एक्सरसाइज होना चाहिए, एक्सरसाइज बोलिए। हाँ, ये कहिए कि ओमकार जब हम करते हैं तो वहाँ पे इस तरह का एक्सरसाइज है ना हो जाता है जो बहुत बेनिफिशियरी है। नमाज़ पढ़ते हैं तो इस तरह का एक्सरसाइज हो जाता है जो कि बेनिफिशियरी है। तो ऐसा तो बहुत सारे प्रैक्टिस की चीज़ें होंगी हमारी डेली लाइफ की। डेली लाइफ का बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा जिसको जब हम प्रैक्टिस में आते होंगे तो कोई ना कोई तरह का एक्सरसाइज होता होगा। अगर हम खेल खेल रहे हैं, क्या वहाँ पे एक्सरसाइज नहीं होता है? हमारा फिजिकल फिटनेस की बात वहाँ पे नहीं आती है? क्रिकेट में नहीं आती है कि हॉकी में नहीं आती है या टेनिस में नहीं आती है? आती है, डेफिनेटली आती है। बट उसको एक्सरसाइज तो नहीं बोलेंगे ना हम। क्रिकेट को तो क्रिकेट ही बोलेंगे, खेल ही बोलेंगे। इट विल नॉट टू बी सेट द एक्सरसाइज, है ना? तो इसी तरीके से जितने भी गेम हैं वो गेम होंगे। हाँ, गेम को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है, ड्यू टू डैट आप इंटरेस्ट के साथ एक काम कर रहे हो और उस इंटरेस्ट के साथ आपका एक्सरसाइज जैसी चीज़ भी हो जा रही है, तो इट इज़ वेरी गुड थिंग, है ना? तो ये कहा जाएगा। इसीलिए कोई किसी को आवाज़ जाने में किसी तरह का दिक्कत नहीं ना हो रहा है पहुँचने में। हम जो बोल रहे हैं आवाज़ प्रॉपरली जा रही है ना? शिवानी, यस सर। प्रतिभा, जूली, यस सर। चलो। तो हम बोल रहे हैं योग की जो परंपरा है वो बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन का मतलब बहुत पुराने काल से है। कौन? आदि काल से, एक तरह से उस टाइम से है जब का लेखा जोखा हमारे पास मौजूद भी नहीं है। तो इसकी उत्पत्ति हज़ारों साल पहले हुई थी। हज़ारों साल पहले का मतलब अगर कोई स्पेसिफिक डेट होता तो डेट बोला जाता, है ना? तो जब डेट नहीं बोला गया तो कितना पहले हो गया? नो वन नोन, कोई नहीं जानता है। काफ़ी पहले से ये चीज़ आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जब सभ्यता शुरू हुई, सभ्यता शुरू कब हुई तो इस पे बहुत डिटेल्स में जाएंगे तो उसके लिए टाइम नहीं है, उधर जाना भी सिलेबस से भटकना हो जाएगा, है ना? लेकिन क्या सभ्यता का कोई एक टाइम, एक ओरिजिन हमारे पास क्लियर वे में नहीं कि इतना से इतना में हुआ। सभ्यता अलग अलग टाइम में आती रही और लोगों ने उसको एक मोटा मोटी तौर पर, आज के जो लोग जान रहे हैं तो जो खुदाई में जो चीज़ें निकल रही हैं बहुत तरह की, है ना? खुदाई में बहुत तरह की चीज़ निकलती है, उनको देख करके लोग जान रहे हैं। या इस तरह का बहुत ऐसा चीज़ है जो खुदाई में निकल गया, या फिर कभी कभी जो शिल्प वाला आर्ट्स है, बहुत सारा पहाड़ों को काट के आर्ट बनाया गया है, कुछ फिगर्स बनाए गए हैं, तो उनको देख करके हम बहुत कुछ को जानते हैं। अब हुआ क्या कि भारत के साथ एक ट्रेजिडी ये रहा है, ट्रेजिडी नहीं कहेंगे, एक अच्छी चीज़ है ये, और ट्रेजिडी इन द सेंस चूँकि और जगह नहीं है तो लोग थोड़े चीज़ों में अपना सेटिस्फाइड हैं, उसी को मान के चल रहे। कल्चर, सोसाइटी, सभ्यता, संस्कृति। हमारे भारत में क्या हुआ? हमारे भारत में शुरू से कभी मोहनजोदारो आए, कभी आर्यंस आए, कभी कभी डच चले आए, कभी अंग्रेज़ चले आए, कभी फ़ारस से, कभी ईरान से, कभी बादशाह चला आया। तो हमारे पास पता नहीं भांति भांति प्रकार का जो एक कल्चर था वो यहाँ आता चला गया। ऐसा तो पढ़ा होगा आप लोग भी हिस्ट्री में, क्या पढ़ा है ना? तो जब ये सब लोग अलग अलग टाइम में आते चले गए तो उन सब ने अपने अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश भी करी। अब जैसे देखो हमारे भारत में क्या है, बुर्का की प्रथा है, बुर्का, नकाब जिसको बोलते हैं मुस्लिम्स में। तो अब आज के डेट में वो नकाब का चलन बहुत हद तक घट गया। उसकी जगह किसने ले लिया? रेदा आता है। तुम लोग का जो दुपट्टा वगैरह आता है, रेदा आता है ना,
शायद हम वर्ड सही बोल रहे हैं ना, रिदा ही होता है ना, तो रिदा होता है, उससे लोग फेस को कवर कर लेते हैं। और अब जब से ये कोरोना वगैरह आ गया तो ऐसे भी लोग जो नहीं भी लगा रहे थे उन्होंने भी रिदा वगैरह का पूरा यूज़ करना शुरू कर दिया। तो अब ऐसे में सिर्फ रिदा को देख करके हम पहचान लें हु इज़ मुस्लिम, हु इज़ नॉन मुस्लिम, आई थिंक कोई बहुत ज़्यादा क्लियर आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आप कन्फ्यूज़न में आ जाओगे, है कि नहीं। तो ये जो हमारा पहनावा या ओढ़ावा जो भी कुछ भी होता है, पहनावा ओढ़ावा होता है, रहन सहन होता है, वो कल्चरल होती है, उसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। अब अगर हम मिसाल के तौर पे बात करेंगे, हाँ कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो धर्म से जुड़े हुए या जोड़ करके देखा जाता है। जैसे पंडित जी जब तुम लोग में देखते हैं, पंडित जी एक तरह का शॉल ओढ़ते हैं, उस पर ओम लिखा रहता है, श्री राम लिखा रहता है, जय सिया राम लिखा रहता है, ऐसा कुछ भी कई तरह की चीज़ लिखा रहता है, होता है ना, पंडित जी ओढ़ते हैं इस तरह का। ये तो हम भी देखा है, और मुस्लिम्स में भी देखते हैं कि वो इमामा। हेलो, यस सर। हाँ वो फ़ोन आ गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। ये गूगल मीट में एक प्रॉब्लम क्या है, फ़ोन अगर आ जाएगा बीच में तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि जब जहाँ जोड़ा जाता है दोबारा, तो जो कनेक्ट था वो कनेक्ट रह जाता है, फिर डिस्कनेक्ट नहीं होता है। तो हम बात योग की कर रहे थे कि योग में क्या है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कल्चरल, जो हमारे रिलीजियस और जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, कहने का अर्थ ये था कि हमारा जो जीने का लाइफ स्टाइल है उसके अंदर कई बार जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं हमारे अंदर, जो रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, उसके अंदर कई तरह की परंपराएं हैं उनके अंदर, और कई तरह की संस्कृति है हमारे आसपास में जो बहुत पहले से चली आई है, एंड एवरीवन हैव टू बी फॉलो इट, उसको हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो होता क्या है कि हम लोग बहुत तरह की चीज़ों को अपने सिस्टम के साथ लेके चलते हुए आ रहे हैं। तो वो जो लेके चलते हुए आ रहे हैं वो सीधे योगा नहीं है, लेकिन उन सब में किसी न किसी रूप में योगा को देखा जा सकता है। योगा का कई रूप उसमें दिख जाएगा आपको। जैसे हमने खेल की बात की, आप अगर हॉकी खेलते हैं तो भी किसी न किसी पार्ट्स का एक्सरसाइज हो रहा है, योगा हो रहा है। क्रिकेट खेल रहे हैं तब भी किसी न किसी पार्ट्स का योगा हो जा रहा है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप आरती कर रहे हैं, पूजा आरती ये सब कर रहे हैं। और तो हर तरीके से आप बहुत ऐसी चीज़ों का प्रैक्टिस कर पा रहे हैं जो कि आपका योग का एक हिस्सा है। ये अलग बात है कि योग उसको करता होगा तो कितना देर करता होगा, किस समय में करता होगा, क्या टाइमिंग होगा, कितना देर स्टे करना पड़ता होगा, ये एक अलग सिस्टम होगा उसका। लेकिन 100% भले नहीं वो उस तरीके से हो, लेकिन बहुत हद तक आप उस योगा का एक पार्ट को करने में सक्षम हो पाते हैं, है ना। तो ये सब हमारी सभ्यता का हिस्सा हो सकता है, संस्कृति का हिस्सा हो सकता है, धार्मिक हिस्सा हो सकता है, हमारे दैनिक जीवन का कोई हिस्सा हो सकता है जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब चीज़ें अगर किसी न किसी प्रकार से योगा को टच करके चलती है अगर, तो ये हमारे लिए अच्छा है, बेनिफिटेड है, हम स्वस्थ रहेंगे उन सब चीज़ों से, है ना। तो ये अच्छी चीज़ है। इसीलिए योग की जो परंपरा है उसके बारे में 2-3 चीज़ है कि ये बहुत प्राचीन काल से, बहुत पुराने टाइम से, इसका लेखा जोखा कोई एक फिक्स डेट नहीं है हमारे पास जिसको हम बोले कि इतना सौ इतना ईस्वी में था, नहीं। काफ़ी पहले से, प्राचीन कालों में, हज़ारों हज़ार साल पहले, हज़ार साल बोलते तो भी एक बात थी, हज़ारों हज़ार का मतलब क्या, कितना हज़ार साल पहले, डैट नो वन नो, किसी को पता ही नहीं है ना। तो उतना पहले से हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और जो सभ्यता जो शुरू हुई हमारी, सभ्यता के शुरू होने का जो मामला वो भी ऐसा ही है। सभ्यता को कुछ लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से जोड़ता है, कुछ लोग कहीं से, तो बहुत लोग अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं। असल जिन सभ्यताओं को हम लोग जोड़ते हैं किसी बड़े बड़े नाम के साथ, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो वो नदी घाटी सभ्यता है वो। मतलब इसका मतलब क्या है, नदी घाटी सभ्यता के पहले कोई सभ्यता नहीं थी, उसके पहले कोई लोग दुनिया में पैदा नहीं हुआ था तो बहुत सारे लोग थे उसके पहले, कितने वंश आए, कितने चले गए होंगे उसके पहले। तो उस टाइम का कोई रिकॉर्ड हमारे पास भले ना हो, लेकिन हाँ ये है कि नदी घाटी सभ्यता में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले। उन्होंने नगरीकरण बनाया, शहरीकरण बनाया, बाज़ार बनाया, उसके बाद परचेज़ करना, खरीदने की सिस्टम को डेवलप किया। अगर कुछ उदाहरण के तौर पे हम बोलें, अगर नदी घाटी सभ्यता की बात करें, अगर हमको सभ्यता में नहीं जाना, 1-2 उदाहरण सिर्फ देख करके हम समझाते हैं आपको कि नदी घाटी सभ्यता को कैसे विकसित माना जा रहा था। इसलिए कि नदी घाटी सभ्यता जब आई तो उसके पीछे का मेन कॉज ये था कि लोगों को ये लग चुका था कि पानी कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है।
जल कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। पिछले के ज्ञात जो उनके नॉलेज थे, उन नॉलेज से उनको ये पता चल चुका था कि पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। तो जब पानी इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है तो पानी को या तो स्टोर करो, हम लोग पानी स्टोर करते हैं ना, पानी का बर्तन स्टोर कर लेते हैं, लेकिन अगर पानी स्टोर कर पाने में हम सक्षम नहीं हैं, उस तरह का बर्तन, उस तरह का कंटेनर क्या उस टाइम रहा होगा जैसा आज हमारे पास है? नहीं था। तो लोगों के पास सीधा सीधा साधन यही था कि हम कैसे स्टोर करें, क्योंकि पानी तो बेनिफिटेड है। तो उन लोगों ने जहाँ पानी था वहीं चलेगा। पानी कहाँ था? नदी के पास था, ट्यूबवेल तो था नहीं, मोटर तो था नहीं, समरसेबल तो गड़ा हुआ था नहीं, तो लोग चले गए वहाँ जहाँ पानी था, मतलब नदी घाटी के पास चले गए। वहाँ जाने का उनको बहुत बड़ा लाभ मिला। उन्होंने देखा वहाँ पे हर तरह के जानवर को आते हुए, शाकाहारी जीव को देखा, मांसाहारी जीव को देखा। उन सब को देख करके उनके माइंड में एक मैसेज आया क्लियर, कि उन्होंने उनका स्टडी किया। उस स्टडी से वो लोग ये जान गए, उस स्टडी से जान गए कि किस जीव को पालतू कैसे बनाया जाए, किस जीव को देख रेख करके उनके अंदर ये भावना जगी कि इसको पालना चाहिए, किन जीवों से ये भावना जगी कि इनसे डरना चाहिए। गुड आफ्टरनून पंकज। कुछ जीवों से उनको डर लगा तो ये हिंसक पशु हैं, इनसे बचना भी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान उनको हो गया। तब जा कर के उन्होंने वहाँ पर रहने सहने का एक इंतज़ाम किया। वहाँ पर जाहिर सी बात है, जब नदी घाटी सभ्यता थी तो पेड़ पौधा रहा होगा, सिंचाई की व्यवस्था जान गया वो लोग धीरे धीरे, क्योंकि आवश्यकता ही क्या होता है, आविष्कार की जननी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को उन्होंने जानना शुरू किया वहाँ पर रहते हुए। इसीलिए इन सभ्यताओं का नाम काफ़ी प्रचलित हुआ, काफ़ी मशहूर हुआ, ये कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि नदी घाटी सभ्यता का मतलब कि नदी घाटी सभ्यता वहाँ से शुरू ही हुई है और वहीं से अन्य सभ्यता नहीं। नदी घाटी सभ्यता से पहले ही बहुत सारी सभ्यताएं हुई और चली गई, जिनको आदिकाल के अंदर हम कह सकते हैं, बट उनका लेखा जोखा हमारे पास नहीं, उसका रिकॉर्ड हमारे पास रिटन फॉर्म में नहीं है ना। उनके बारे में बस इतना ही जानकारी हमको मिल पाती है कब, जब कहीं खुदाई होती है ना, उसमें कुछ ऐसा चीज़ निकलता है जिस पर उस समय का कुछ लिखा हुआ इबारत होता है, उसको देख पाते हैं, या उस समय का कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको हमने उससे मिलता जुलता कोई चीज़ देखा होता है, तो हम समझते हैं अच्छा उस टाइम में ये चीज़ ऐसी हुआ करती थी और आज के टाइम में ये चीज़ ऐसी है। तो एक नॉलेज हमारा वहाँ पर से गेन होता है। तो मतलब इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि मोटा मोटी एक जो नॉलेज हमारे पास आया कि योग शिक्षा काफ़ी पुरानी शिक्षा है, आज की शिक्षा नहीं है। नंबर एक, ये शिक्षा प्राचीन काल में भी थी, अगर हो सकता है आदिकाल में भी रही होगी, है ना। आदिकाल में भी जिस टाइम का कोई लेखा जोखा नहीं, तब भी रहा होगा योग शिक्षा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आदिकाल में नहीं था, हम ये नहीं करें कि था ही, हम ये भी नहीं करे था, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते नहीं था। क्यों ऐसा कहने कि नहीं था नहीं कह सकते हैं? उसकी वजह है, जिस आदिकाल की बात कर रहे हैं, जिस पाषाण काल की बात हम कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा होगा ना, 10th क्लास में ही पाषाण काल दिया हुआ है, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। यस सर। तो पाषाण काल में पढ़ा होगा। पाषाण काल भी दो हिस्से में है, एक पूरा पाषाण काल है, एक नव पाषाण काल है। मतलब एक वो काल था जब लोग पत्थरों को तोड़ना, पत्थरों को एक शेप में ढालना नहीं जान रहे थे। जो शेप था, जैसा शेप था, कोई नुकीला पत्थर उठा लिया, अपना काम चला लिया, एक इस तरह का दौर था। तो वो वहाँ पर उन पत्थरों का इस्तेमाल करके हिंसक पशुओं से अपना बचाव करने में थे। तो दूसरी तरफ जब नव पाषाण काल का समय आया तो उन्होंने उन पत्थरों का शेप देना सीख लिया था, एक नए ढंग से अपने हिसाब से, जिस तरह का मतलब आकृति वो चाह रहे थे, उस आकृति में ढाल करके नोकीला बना लेते थे, पकड़ने का जगह बनाते थे, पकड़ने के हैंडल बना लिया करते, ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या हुआ कि उनको हथियार पकड़ना आसान होता था, हथियार चलाना आसान होता था, इसका मतलब अपने आप का बचाव कर पाना ज़्यादा आसान होता था। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस प्राचीन काल को, जिस आदिकाल को सभ्यता से अगर सभ्यता में देखें तो वो सभ्यता तो ज़रूर थी। वो अलग बात है कि उसका सब कुछ रिटर्न फॉर्म में मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर रिटर्न फॉर्म में नव पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है, तो इसका मतलब उस पूरा पाषाण काल में और नव पाषाण काल में जो आदि लोग थे, जो आदि मानव लोग थे, उनका भी तो जीवन पद्धति था कुछ रहने का। तो क्या उनके समय को हम सभ्यता से नहीं जोड़ेंगे? वो भी सभ्यता का हिस्सा नहीं है क्या? बल्कि सभ्यता का स्टार्टिंग तो वहीं से हुआ था, है ना। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो नदी घाटी सभ्यता सब हुई, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, है ना, और उसके बाद वन बाय वन बहुत सारी सभ्यता आई, तो इन सभ्यताओं का नाम ज़्यादा इसलिए प्रचलित हुआ कि उस टाइम में मार्केट बन गए। अब कैसा हुआ था, अगर आप नदी घाटी सभ्यता में देखिए, तो जब लोग वहाँ रहने लगे तो पानी का उपयोग जान गए, पानी के उपयोग के साथ जानवरों का नेचर समझने लगे। चूँकि जानवर वहाँ पानी पीने आते थे, उनका नेचर जान गए, उनका स्वभाव समझ में आया,
उनको समझ में आया कि किस जानवर से बचना चाहिए, उनको ये समझ में आया कि किस जानवर का शिकार हम कर सकते हैं, कौन सा जानवर दूध देने वाला है, कौन सा जानवर से हम मीट खा सकते हैं, कौन सा जानवर या कौन सा पशु पक्षी अंडा दे देगा जिसका उपयोग कर सकते हैं। तब पहले वाले जो घुमक्कड़ प्रकृति के लोग थे, जो जहाँ तहाँ से कुछ भी बचा के लाए, खा लिया पी लिया, उसमें उनके लाइफ स्टाइल के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को वहाँ मिला, ये तो कह सकते हैं। इसीलिए इन सभ्यताओं का काफ़ी नाम प्रचलित भी हुआ। इसके बाद अगर देखें, नगरीकरण का विकास हुआ, नाना जो बना हुआ आज के डेट में है, ये सब उन्हीं लोगों ने किया था, उनका देन है ये उस टाइम का। तो ये सब बहुत कुछ खास चीज़ें थी जो उन लोगों ने किया, है ना। उन सभ्यताओं से जोड़ के इसको हम देखते हैं, आज के डेट में भी इसको हम वहाँ से जोड़ करके देख रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ थी। उसके अलावा ठीक है, मुद्रा का विकास उस टाइम नहीं हुआ था, लेकिन मुद्रा की नींव पड़ चुकी थी उस टाइम। अगर आप स्टडी करेंगे तो मालूम होगा कि वो लोग अब एक चीज़ को लगातार कितना खाओगी। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे 3 आदमी हैं अभी फ़िलहाल, बाकी 2 डिस्कनेक्ट अभी हो गए बाकी लोग। तो चलिए, अगर हम प्रतिभा से या फिर शिवानी से बोले कि अगर एक हफ्ता 10 दिन 20 दिन लगातार तुमको एक ही चीज़ खाने को दिया जाए, हर दिन हर टाइम तीनों टाइम एक ही चीज़ खाओ, तुम अपनी मनपसंद कोई चीज़ मांग लो, चाहो तुम रसगुल्ला खाना चाहो रसगुल्ला खाओ, मिठाई खाना चाहो मिठाई खाओ, आम खाना चाहो आम खाओ, कोई भी, लेकिन एक चीज़ दूसरा नहीं, तो क्या खा पाओगी? कितनी कीमती चीज़ भी काहे नहीं हो, तुमको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, खाते खाते वो चीज़ तुम ऊब जाओगी, कहोगी कितना खाए एक ही चीज़, है ना। तो तुम लगातार एक चीज़ नहीं खा सकते हो। इसका मतलब क्या है कहने का मतलब ये था कि उस टाइम के लोगों के साथ भी ये स्वभाव था, उनको भी एक चीज़ बार बार खाना पसंद नहीं था। ऐसा नहीं कि हम लोग के साथ अचानक हो गया, ये हमारे पूर्वजों में नहीं था ऐसी कला, उनके साथ भी थी। तो उन लोगों को लगा कि हम क्या कुछ ऐसा करें कि हम लोग भी तरह तरह के टेस्ट का एंजॉयमेंट ले सके। तो उन लोगों ने ऐसा रास्ता निकाला। अब जैसे मान के चलते हैं, हम अपने मन से समझाने के लिए एक काल्पनिक उदाहरण ले रहे हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस जैसी कोई घटना तब घटित हुई थी, इस तरह की कोई घटना घटित हुई होगी। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मान के चलते हैं, प्रतिभा डॉल नंबर 34, इसके पास घर में काफ़ी कद्दू फलता हो अगर, और दूसरी प्रतिभा डॉल 81, उसके यहाँ घिवड़ा झुगनी खूब फलता होगा। तो अब अगर दोनों मुद्रा में चेंज नहीं करना हो, पैसे में बदल, एक कद्दू तुम एक प्रतिभा से ले लो और दूसरी प्रतिभा क्या करेगी, बदले में एक घिवड़ा दे देगी, तो वो प्रतिभा तैयार नहीं हुई। क्या कि अच्छा, तुम्हारा एक कद्दू से तो सारा लोग खा लेगा भाई, और तुम्हारे एक घिवड़ा से मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मेरे घर में सारे लोग क्या खाएंगे। तब एक काम करो, तुमको एक कद्दू तो हम दे देंगे, तुम बदले में 10 घिवड़ा दो, हमको 8 घिवड़ा दो, 7 घिवड़ा दो। एक मतलब यहाँ से एक चीज़ का नेव पड़ गया, लोगों को लगा कि कोई एक चीज़ महंगी हो सकती है, कोई दूसरा चीज़ सस्ती हो सकती है, एक चीज़ कम मिलेगा उतने ही में कोई दूसरा चीज़ ज़्यादा मिलेगा। ये सब बेच वाला जो बेचने खरीदने वाला एक सिस्टम होता है, ये वहाँ से जनरेट हो चुका था। तो उन लोगों ने क्या किया, एक दिन तय किया, चूँकि आज भी है, आज भी गांव देहात के अंदर हाट लगती है, पता होगा आप सबको, वीकली 2 बार लगती है। हमारे गांव में भी लगता है 2 बार हाट, हमारे यहाँ ट्यूसडे को लगता है और शनिचर को लगता है, सैटरडे को। तो ऐसा बहुत सारे गाँव में भी है ना। हम जब आपके यहाँ से फ्राइडे को हम लोग क्लास लेके आते थे आप लोग के कॉलेज से, देन क्या होता था कि लौटते टाइम, जब वहाँ से लौटते थे अगर, तो लौटते टाइम ये कौन सा स्टेशन है, आई थिंक कमतौल स्टेशन के पास मार्केट लगा रहा था। इसका मतलब फ्राइडे को वहाँ बाजार लगता है ना, लगता है टेक्टार सर, टेक्टार में, जी टेक्टार एग्जैक्टली। तो वहाँ पे अब टेक्टार में फ्राइडे को लगता है, लेकिन हमारे यहाँ सैटरडे को था, हमारे गांव में, बल्कि है आज भी है। कहने का मतलब ये क्या है, ये इस तरह का सिस्टम था कि लोग 10 जगह से लोग आके इकट्ठे हुए एक जगह, और अपनी चीज़ों को दूसरे के पास, दूसरों की चीज़ों को अपने पास अदलन बदलन करके लोग ले सकें। जब बाद में मुद्रा आ गई, पैसा आ गया, तो लोगों ने उस चीज़ को पैसों के ज़रिए से लेना शुरू किया। लेकिन नींव पड़ गई थी कब, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय में ही, नदी घाटी सभ्यता के समय में ही इसकी नींव पड़ चुकी थी, इसलिए वो सभ्यता काफ़ी प्रचलित हुई। तो हम बात योग की कर रहे थे कि योग जो था कि शुरुआत से ही कहीं ना कहीं योग की परंपरा रही है। और जब हमारा कहने का अर्थ ये है कि जब हम लोग के बीच में कई तरह के अलग अलग समय गुजरे, तो उन सभ्यताओं के साथ ये योग की जो सभ्यता थी वो लगातार निरंतर चलती रही। और ये आज अचानक से यहाँ तक नहीं आ गई है। ये अलग बात है कि इंटरनेशनल डे इधर घोषित कर दिया गया, यूएसए ने माना, अमेरिका ने माना, सब ने माना, तो वो एक अलग सी चीज़ है, इसको डेवलप कर दिया गया है ना। तो वो तो हर चीज़ के साथ डेवलपमेंट होता है। आज आप में से जितने लोग जुड़े हुए हैं,
आपके मम्मी पापा का लाइफ स्टाइल और उनके मम्मी पापा का लाइफ स्टाइल उनसे अलग रहा होगा, सबका एक दूसरे से अलग है। डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो बच्चे होंगे उनका लाइफ स्टाइल हम लोग से भी स्टैंडर्ड होने वाला है, ये तो मान के चलना पड़ेगा। निरंतर बदलाव होता रहेगा, लेकिन चीज़ें वही थी, हम लोग भी बेसिक्स नीड सबकी एक ही थी, है ना। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो प्राचीनतम धर्मों के अंदर या प्राचीन आस्थाओं के अंदर अगर हम देखते हैं तो योग का जन्म काफ़ी पहले हो चुका था, काफ़ी पहले, बहुत पहले। अगर हम बात योग विद्या की करेंगे तो शिव भगवान, जिनका नाम आपने सुना है, अच्छे से जानते हैं शिव शंकर जी के बारे में, कि योग विद्या में शिव जी को एक बड़ा योगी माना जाता है। हाँ हेलो, आवाज़ दे रहे, फ़ोन आ जाता है ना, डिस्कनेक्ट हो जाता है, हम क्या करें, वेरी सॉरी। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे थे कि भगवान शंकर के बारे में, शिव शंकर के बारे में माना जाता है कि बहुत बड़े योगी थे, ठीक है। और उनको आज भी योग का गुरु उनको ही माना जाता है। आप उनका तांडव देखिएगा, कहा जाता है जब शिव जी क्रोधित होते हैं, है ना, तो उनकी तीसरी आंख दिखती है जो पेशानी पे बीच में बनती है। तो मतलब ज़बरदस्त उनका उस वक्त में आप देख सकते हैं डांस। बल्कि आप नटराज की जो मूर्ति बनी हुई है वो उनके उस भाव को दिखाती है कि कितने बड़े योग वो कर सकते थे, आप उसको देख के अंदाज़ लगा सकते हैं। भगवान शंकर के बाद में आप अगर वैदिक ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ेंगे अगर, तो उन्होंने इसको आगे तक बढ़ाया, जिसमें ख़ास तौर पे अगर हम बोलें तो कृष्ण का नाम आता है, महावीर जी का नाम आता है, बुद्ध का नाम आता है। इन सभी ने इसको अपने अपने तरह से विस्तार किया है। मतलब योग को किसी ने छोड़ नहीं दिया, भले शिव शंकर जी लेके चले हो, कृष्ण जी में भी रहा, महावीर के पास भी रहा, और बौद्धिक काल में भी बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, उन्होंने भी इस चीज़ को अपने तौर पे इसको आगे डेवलप किया, ठीक है ना। इसके बाद अगर हमने बात किया था, एक बुक का नाम याद होगा, किसका नाम बोले थे, पतंजलि का नाम बोले थे, याद है। तो पतंजलि ने इसे क्या किया था, पूरा व्यवस्थित रूप में इसको डेवलप किया अच्छे से। ये एक बड़ा काम हुआ जो पतंजलि ने किया, ठीक है। पतंजलि ने इसको व्यवस्थित रूप से इसको डेवलप किया, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, इसका रूप जो तैयार किया, तो इसमें सिद्ध पंथ, शैव पंथ, नाथ पंथ, ठीक है, ये सब नाम है, याद रखिएगा। सिद्ध पंथ हम सब, आपको नहीं होगा तो हम भेज भी देंगे, मतलब अभी जो अगर बनाएंगे जो इसमें हम, तो उसमें ये सब हम डाल भी देंगे ताकि रहे, क्लियर रहे, बोले के अलावा लिखा हुआ भी रहे। तो सिद्ध पंथ है, शैव पंथ है, नाथ पंथ है, वैष्णव है, और शाक्त पंथियों ने अपने अपने तरीके से इसका विस्तार किया। लेकिन विस्तार सभी ने किया, किसी ने छोड़ नहीं दिया। मतलब किसी ने योग को मान लिया, किसी ने योग को नहीं माना, ऐसी बात नहीं हुई, योग को सभी ने माना। इसके बाद है योग से संबंधित सबसे प्राचीन अगर बात करें हम, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसका वैल्यू देखा जाए, तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका बहुत बड़ा समय माना जाएगा, जिस समय में उस समय की जो वस्तुएं थीं, जिनकी शारीरिक मुद्राएं और आसन उस काल में योग के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण कह सकते हैं आप, मतलब सीधा प्रूफ है एक तरह से। क्योंकि उस टाइम में जिस तरह की मुद्राएं अंगीकृत मिलती हैं, भले पहाड़ियों को काट के बनाया गया हो, शिल्पी कार्य किए गए हों, तो ये तो कला का ही बेहतरीन नमूना है, ठीक है। कला का बेहतरीन नमूना भी उसको बोलेंगे हम, मतलब कला का तो बेहतरीन नमूना है ही है। और उसके अतिरिक्त कला का बेहतरीन नमूना के अलावा उसमें जो मुद्राएं दिखाई गई हैं, जिस तरह के आसन को दिखाया गया है, वो उस काल में योग को दर्शाता है। बल्कि योग का एक अस्तित्व कितना अच्छा था उस टाइम में, कितना ज़्यादा इसका वैल्यू था लोगों के बीच, वो दर्शा देता है वो। और अगर वेदों की बात करें हम, इसके पहले भी हम बात किया था, वेद में इसका जिक्र है, बोले थे ना, भागवत गीता के बारे में भी बोले थे हम, वेद के बारे में भी बोले थे हम। वैसे तो नाम हम कहीं और श्रुति का भी लिया था, पुराण का भी लिया था, सारी चीज़ों का लिया था, लेकिन अभी हम खास तौर पे बात अगर कर रहे हैं, अभी विशेष कर तो वेद की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर सर्वप्रथम वेदों में देखा जाए तो वेद के अंदर जिसको साहित्य माना जाता है उस टाइम का, वेद को साहित्य सीधे तो नहीं बोलेंगे हम, चूँकि धर्म से जुड़ा हुआ है वो, है ना, लेकिन उस टाइम का साहित्य वेद को माना जाता था, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि उस टाइम में और कोई साहित्य तो था ही नहीं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेद उस टाइम का साहित्य था, ठीक है। और उस साहित्य को अगर हम साहित्य की तरह से देखें या वैदिक काल के साहित्य की तरह से देखें, जैसे भी देखें,
तो उसमें शुरुआत से देखा जाए, चूँकि वेद कहाँ से है, भारत से है ना। अब भारत में क्या हुआ, आज के समय में भारत देश कई राज्यों में योग के लिए जाना जाता है। कई राज्यों के बाद गणराज्यों से जोड़ के देखिए, जैसे देखिए मतलब वैश्विक स्तर पर योग को देखा जाए तो उसकी जो ख्याति भारत से मिलती है, भारत के नाम से जोड़ा जाता है, उतना कहीं और नहीं। और अगर भारत के अंदर अन्य राज्यों की तुलना में, जैसे बिहार है, यूपी है, पंजाब है, दिस और डेट बहुत सारे राज्य हैं, इस तरीके से अगर बात करें कि भारत में कहाँ कैसा है ना, तो आज के समय में भारत देश के कई राज्यों में योग को काफ़ी वैल्यू दिया गया है, जिसमें ख़ास तौर पर अगर देखें हम तो उत्तराखंड में ऋषिकेश नाम सुना होगा आप सबने। ऋषिकेश का नाम तो सबने सुना होगा ना। यस सर। सुनियो, चलो एक काम करो प्रतिभा, तुम बोले हम सुने। चलो प्रतिभा बताओ, ऋषिकेश के बारे में कोई चीज़ बहुत मशहूर है, कौन, जल्दी बताओ। मतलब ऋषिकेश का एक दूसरा नाम, ऋषिकेश का एक दूसरा नाम बहुत फेम है, वो बताओ, हम ये पूछ रहे हैं। सब जान रहा है, हमको पता है, प्रतिभा को ही पता है, लेकिन वो सिर्फ माइंड को वहाँ पे नहीं ला रही है। एकाग्र करो, दिमाग को वहाँ पे लाओ, याद करो। चलो जूली तुम बोलो। क्या हुआ? चलो प्रतिभा 2 मतलब नॉलेज 1, आप बताइए। पंकज, योग को, सॉरी उत्तराखंड को, और उत्तराखंड का जो ऋषिकेश है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? नाम तो ऋषिकेश ही है, बहुत प्रचलित नाम है दूसरा, बताइए। उत्तराखंड को तो समझ नहीं पा रहा है ठीक से। कौन पार झील? समझ नहीं पा रहे हैं सर। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में योग काफ़ी प्रचलित है, और योग वहाँ के ऋषिकेश का जो नाम आता है, मतलब उत्तराखंड में ऋषिकेश एक जगह है, वहाँ काफ़ी फेम है, ये बहुत ज़्यादा फेम है। तो ऋषिकेश को एक अलग नाम से भी जाना जाता है योग की वजह से ही। तो वो नाम क्या है? कामनी तुम बताओ। सर ये ध्यान में नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं, कामनी बताओ, ध्यान कीजिए आप लोग। शिवानी, अंशु? सर सागो के नाम से शायद। किस नाम से? शायद। हाँ शायद बोलिए ना, किस नाम से? सागो। नहीं, सागो नहीं। चलिए हम ही बोल रहे हैं। ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से जाना जाता है। अब बोले ये नाम पता था कि नहीं? बहुत सारी फिल्मों में आया है ये नाम, न्यूज़ में ही बोलता रहता है अक्सर ये नाम को। ऋषिकेश जो है उत्तराखंड में है, और ऋषिकेश को योग नगरी कहा जाता है, मतलब योगियों का नगर है, और हर जगह योग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा बहुत अलग अलग कालों में, काल समय का एक टाइम होता है, पीरियड होता है, तो अलग अलग कालों में भी इसको देखा गया अलग तरीके से। अगर हम बात करें तो पूर्व वैदिक काल, जिसको 3000 ईसा पूर्व से पहले माना जाता है, पूर्व वैदिक काल, ठीक है ना, तो 3000 ईसा पूर्व से पहले की बात है कि अभी हाल तक पश्चिमी विद्वान ये मान रहे थे कि योग का जन्म करीब 500 ईसा पूर्व हुआ था, जब बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता में जो खनन से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, खनन खोदने के बाद जो चीज़ प्राप्त होती है, तो उससे प्राप्त योग मुद्राओं से ये मालूम होता है कि योग का जो चलन है 5000 वर्ष पहले से ही था। समझे ना, 5000 वर्ष पहले से था। इसी तरीके से अगर हम और आगे जाते हैं इससे भी आगे, तो पूर्व शास्त्रीय काल है। क्या है? पूर्व शास्त्रीय काल। ये कौन सा काल है? पूर्व शास्त्रीय काल। शास्त्रीय काल शास्त्र से बना वर्ड है। शास्त्रीय मतलब जब से शास्त्र थे। हम एक बात बोले थे, शायद याद आ रहा होगा आपको, कल हम बोले थे कि जब सीधे सीधे शास्त्र बोला जाता है तो लोग धर्म शास्त्र से जोड़ देता है, बोले थे, याद है? अब आप इस नाम को देखिए, नाम वैसा ही प्रतीत करता है, शास्त्रीय काल, अब पूर्व लगा दिया, शास्त्रों से पहले का काल।
हाँ, और एक तरह से ये बात सही भी है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमने कहा, आपको क्या कहा था कि वेद को उस समय का क्या माना गया, क्या बोले थे अभी? अभी बोले हैं ना कि वेद को उस समय का साहित्य। क्या, साहित्य। साहित्य। चूंकि उस टाइम कोई दूसरी बुक तो थी नहीं, तो सब वेद को मान रहे थे, तो वेद को बड़ा साहित्य माना गया। लेकिन वेद को सीधे साहित्य बोलना सही नहीं होगा, लेकिन वेद उस समय का साहित्य था। तो इसी तरीके से अगर हम बोले तो उस टाइम तो कोई शास्त्र था ही नहीं ना, तो उस समय का शास्त्र तो यही था। तो इसके पहले जो भी काल था वो पूर्व शास्त्रीय काल क्यों नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। और ये 500 ईसा पूर्व पहले की बात है, ठीक है। तो उस टाइम अगर हम देखा तो उपनिषद थी, महाभारत थी, भागवत गीता थी। इन सब में अगर देखा जाए तो योग की चर्चा सब में मिलेगी। चाहे वो आप उपनिषद देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, भागवत गीता देख लीजिए, सब में योग के बारे में काफ़ी चर्चा मिलेगी, ठीक है ना। भागवत गीता में तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राज योग सब का उल्लेख मिलेगा आपको। भागवत गीता के अंदर ज्ञान का योग ज्ञान योग कहलाता है, भक्ति योग कहलाता है, कर्म योग है, राज्य योग है, सब का उल्लेख मिलेगा आपको, ठीक है। गीतोपदेश में अगर जाइएगा, यानी गीता का उपदेश, एक शब्द है गीतोपदेश। तो गीता का जो उपदेश जिसमें, मतलब इसका जो नाम है वही नाम बोले हम, अपने मन से इसका अर्थ नहीं तोड़े हम। गीतोपदेश में अगर जाइएगा, चैप्टर है उसमें, तो भगवान श्री कृष्ण खुद को अर्जुन को मतलब योग का महत्व बता रहे हैं उसके अंदर, समझा ना। गीतोपदेश के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं कि योग की महत्ता क्या है, उसको बता रहे हैं कर्म योग क्या होता है, उसको बता रहे हैं कि भक्ति योग क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है। सबका वर्णन कौन कर रहे हैं? स्वयं भगवान कृष्ण कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। अगर आप गीता के 4थे अध्याय में जाएंगे तो पहले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, वो हमको पढ़ने में नहीं आएगा, वो हम आपको भेज देंगे। वो मतलब संस्कृत वाला श्लोक है, हम पढ़ेंगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो आप लोग को हंसी आएगी। इससे अच्छा हम उसको पढ़ेंगे नहीं, उसका अर्थ हम बोल देते हैं। हम हालांकि भेज देंगे इसमें आपके, जब अभी हम इसको अपलोड करेंगे तो वो भेज देंगे साथ में। उसका अर्थ यह है कि अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस अवधि में योग, श्वसन और मुद्रा संबंधी अभ्यास न होकर एक जीवन शैली बन गया था। उपनिषद में इसके पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं, ठीक है। अगर हम एक उपनिषद की बात करें, उपनिषद बहुत सारे हैं, है ना, पढ़ा होगा, उपनिषद तो बहुत सारा है। हम बताए हुए थे, उर्दू में भी जो रहा था कि उस टाइम सहीफ़ा होता था, जो मुस्लिम्स वगैरह में उसको सहीफ़ा बोलते हैं, और एग्जैक्ट हिंदी इसका उपनिषद होता है। तो उपनिषद में अगर आप जाइएगा तो उपनिषद में एक उपनिषद का नाम है कठोपनिषद। इसमें इसके लक्षण को बताया गया है। और जैन और बौद्ध जागरण और उसके उत्थान के काल में देखें अगर हम, तो यम और नियम, एक है यम और यम, और दूसरा शब्द है नियम। में जो दो ये शब्द सुन रहे हैं आप, में अंगों पर जोर दिया गया है। अंग, अलग अलग जो अंग है शरीर का, उस पर जोर दिया गया है। यम और नियम अर्थात अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, उसके बाद अपरिग्रह, उसके बाद शौच, उसके बाद संतोष, तप और स्वाध्याय, इन सब का प्रचलन बहुत अधिक वहाँ पे मिलता है। यहाँ तक कि अगर योग को सुव्यवस्थित रूप नहीं दिया गया था, 563 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व के बीच में 3 अंग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का प्रचलन काफ़ी, समझिए कि जोर पर था, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रसिद्ध संवाद एक योग याज्ञवल्क्य में, जो कि ये कहाँ से आया हुआ शब्द है, बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। इसमें बताया गया है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच कई सांसें लेने से संबंधित व्यायाम है। शरीर की सफाई के लिए आसन है। ध्यान का भी उल्लेख मिलता है गार्गी द्वारा। एक दूसरा छंदोग्य उपनिषद है, उपनिषद का नाम है छंदोग्य उपनिषद, उसमें भी योगासन के बारे में पूरी चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये सब कम नहीं है जिससे हम योग के महत्व को नहीं समझ सके, काफ़ी है ये सब इसके महत्व को समझने के लिए। और बहुत कुछ है, ये तो हम कुछ 1, 2, 4 का उदाहरण लिया है, ठीक है।
लेकिन चलिए क्लास बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम छोड़ देते हैं। आज अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर फर्दर हम इस पर डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत अगर हुआ हो देन आप उसका हमको रिप्लाई कीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। प्रतिभा तुम्हारा एक सवाल था, उसका जवाब हम नहीं दे सके थे, टाइम नहीं मिला था, और कोशिश करेंगे। आपको ध्यान में भी नहीं सवाल क्या था, लेकिन तुम्हारा कुछ सवाल आया था। हम भी पूछे थे सर। आप भेजा था व्हाट्सएप पे, सो बताओ। हाँ यस सर, व्हाट्सएप पे भेजा था? व्हाट्सएप पे भेजे थे। नहीं व्हाट्सएप पे नहीं भेजी हो। व्हाट्सएप पे हमको दो देखिए भेजी, सर, एक उसके राधिका तुरंत- भेजी थी और एक प्रतिभा भेजी थी। नहीं हम भी भेजे थे, तुम भी भेजी हो तुरंत तो? बाद आप लिंक भेजे थे। हम लिंक भेजे थे, चलो हम देखते हैं, हम चेक कर लेते हैं। चलो जूली तुम दोबारा से व्हाट्सएप कर देना एक बार, ठीक है। क्या है कि हमको प्रतिभा का ध्यान में है, राधिका का ध्यान में है, तुम्हारा ध्यान में नहीं था, वेरी सॉरी। तो हम दोबारा से देख लेंगे, ठीक है। फिर से एक बार व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलिए आप लोग कहीं निकलिए नहीं, घर में रहिए, स्टे एट होम, बी सेफ। क्योंकि अभी जो कोरोना का नए तरह का एक और वर्जन आ गया है, ये और ख़तरनाक है, डेल्टा प्लस। अभी दिल्ली में धूम मचा रहा है, ऊपर वाला उसको दिल्ली में ही ख़त्म कर दे, इधर नहीं आने दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम आप लोग ये कीजिए, निकलना बाहर बंद कीजिए। छोटे बच्चों को और यंग्स को, आप यंगस्टर्स हैं, आप लोगों को, छोटे बच्चों को सीधा अफेक्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है, या बुरी बात इसमें यह है कि टाइम नहीं दे रहा है ना, बहुत जल्दी अफेक्ट कर रहा है, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग घर पे रहें, स्टे एट होम एंड बी सेफ, ठीक है। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करें। अब तक भी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।